हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके आज के वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए क्या है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड सेंटअप और एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट, ठीक ना। सेंटअप और एनुअल एग्जाम 2022 के लिए बाबू हम आप लोग के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 2021 में सेंटअप का और 2022 में आप लोग का एनुअल एग्जाम का, जो कि 18 या 19 से सेंटअप का शुरू होने वाला है। तो बाबू सेम प्रोसेस रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। सेंटअप का एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि आपको पता चले कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, आगे एनुअल एग्जाम के पूछने का। मॉडल सेट न्यू पैटर्न, ठीक ना, न्यू पैटर्न पर बाबू आधारित है। इस क्वेश्चन को मैंने कल ही सेट किया, बहुत ही मेहनत लगा इसको सेट करने में, ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आप लोग के सामने पेश किया जाए, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर इतिहास, ठीक ना, हम इन्हें पेपर इतिहास का लेकर आए हैं, हिस्ट्री का, ठीक ना, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक ना। इसमें बाबू हम आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आप लोग को सही सही उत्तर देना है। टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही सही उत्तर देना है। और जिन बच्चों को आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे इससे लाइव आकर जुड़ जाए। और सारे बच्चे लाइव आकर जब साथ में पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छा से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। सेंटअप एग्जाम का जो है कि वैल्यू तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन एनुअल एग्जाम में आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाएँ, इसके लिए हमने आप लोग को हर प्रकार से मेहनत किया। अच्छा, वो एक आप लोग के लिए खास जानकारी आप लोग के लिए, ठीक ना, कि हमने आप लोग को बता रहा था कि अक्टूबर से हम आप लोग को कराने जा रहे हैं आप लोग को सब्जेक्टिव की तैयारी, ठीक ना, सब्जेक्टिव की तैयारी। तो बाबू हमने सभी सोच विचार करके हम और सर ने क्या कि एक पैड कोर्स का अनाउंसमेंट किया जाए, ठीक ना, पैड कोर्स का अनाउंसमेंट किया जाए, जिसमें आप लोगों की सारे विषयों की तैयारी और पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में दी जाए, ठीक ना। पीडीएफ की तैयारी आप लोगों को कराया जाए, मतलब कि सब्जेक्टिव की तैयारी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी और ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप लोगों को बढ़िया से कराया जाए, ठीक ना। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक ना, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे बढ़िया से कराया जाए, और हिंदी इंग्लिश की तैयारी कराया जाए, ठीक ना। इसके लिए वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि व्हाट्सअप नंबर जो है कि ये मेरा और ये सर का है, तो इस पर मैसेज करना पड़ेगा। आप लोग पैड कोर्स लिख के और अपना सिलेबस लिख के मैसेज करना पड़ेगा आप लोगों को। सभी विषयों की तैयारी और पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसका फीस ज़्यादा नहीं रखा गया है बाबू, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर आप मानिए तो एक व्यू से बहुत ही कम है, ठीक ना। मात्र 499 रुपये में पैड कोर्स रखा गया है। और हम वादा करते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से और मन से पढ़ते हैं तो 400 प्लस मार्क्स तो पक्का लेके आ ही जाएंगे, ठीक है। बाबू ये पैड कोर्स लाने का यही एक व्यू है कि अगर सब्जेक्टिव की तैयारी हम कराते हैं आप लोग को, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर कुछ दिया जाता है तभी लगता है कि यार कुछ तो दिए हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव की तैयारी और ऑब्जेक्टिव और टोटल माने पीडीएफ के साथ हम आप लोग को दे देंगे, ठीक ना, जो कि मात्र 499 रुपये में। अब इस 499 रुपये में बाबू जो लड़के गरीब और असहाय हैं उनके लिए थोड़ा बिल्कुल छूट के भी व्यवस्था है, ठीक है। तो आप लोग को इस नंबर पे नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर, इस पे आप लोग को व्हाट्सएप पे पैड कोर्स लिख के बस आप लोग को कमेंट कर देना है, पैड कोर्स लिख के नाम लिख के और अपना सब्जेक्ट टोटल लिख के कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पैड कोर्स को ले लीजिए, ताकि हम सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को करा दें, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब की तैयारी आप लोग के सामने हम कराते। जनवरी के जनवरी 10 तक हमको लगता है कि सारे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। सारा आप लोग का चैप्टर जो है कि कंप्लीट कर देंगे, जो कि आपका हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, पॉलिटी में सब मिला के वो 10 और 9 19 चैप्टर है, ये सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आप लोग का, ठीक ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप लोग लेना ना भूले, मात्र 499 रुपये में है, बहुत ज़्यादा नहीं है बाबू। और गरीब और असहाय लोगों के लिए हमने छूट भी रख दिया है, ठीक ना, छूट रखे हैं, आप लोग बताइएगा तो हम लोग बता देंगे कि हाँ चलिए ठीक है, छूट रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं बाबू, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा हम। क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, आज हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर का क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा भी है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का, तो आप देखिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। तो अगर त्रिभुजाकार कहीं ऑप्शन में तो मारिए, तो डी विल बी आंसर। अब हम यहाँ पे देखते हैं बाबू, ठीक ना, यहाँ पे कुछ लाइनें याद रख लीजिए कि
त्रिभुजाकार था। तो इसका ये जो पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की सारी लंबाई और जो है कि आपका ये किस स्थान से लेकर किस स्थान तक फैला हुआ है ये लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका हम आप लोग को सब्जेक्टिव कराते समय में इसका टोटल हम आप लोग को डिफिनेशन बताएंगे और मैप का पूरा रिवॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, युगल सावधान कहाँ से मिला है, ठीक है। युगल सावधान का मतलब होता है कि एक शव को दफनाया गया है, जो दफनाया गया शव जहाँ पे दो शव को दफनाया गया है, ठीक ना। कहाँ पे, जहाँ पे दो शव को एक साथ दफनाया गया है उसी को युगल सावधान कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है, तो अब वो मिला है लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप लोग से ये पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल है बाबू भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन करता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक ना। और युगल सावधान आपका जो है कि यहीं से मिला था। तो युगल सावधान मिलने का ये मतलब था कि लोथल में, ऐसे लोग विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा जो है कि प्रचलित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम ध्यान देते हैं कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और इंपॉर्टेंट भी है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं। तो अब सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन बी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो बाबू आप लोग को बता दें, आप लोग को बता दें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है कि जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दोस्तों को शेयर कीजिए बाबू, ठीक ना, ताकि बहुत से लड़के इसको जुड़ इस पे आ जाए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन, कई दिनों से ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक ना, कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में बाबू आर.डी. बनर्जी ने किया था। कौन, आर.डी. बनर्जी, मतलब कि राखल दास बनर्जी। किसने, राखल दास बनर्जी, ठीक ना। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। ऐसे आप लोग, काली बंगान कहाँ स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि काली बंगान कहाँ स्थित है। तो काली बंगान बाबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन बाबू जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है और बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जूते हुए खेत का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बाबू जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें काली बंगान से मिला है। कहाँ से मिला है, काली बंगान से मिला है। जहाँ से खेत जूता हुआ हो उसका साक्ष्य हमें काली बंगान से मिला है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल अब वो गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन लगता है इसका ऑप्शन पूरा नहीं हुआ है, बी विल बी इसका आंसर हो जाएगा कि लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। 8 नंबर पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीछे प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा है, ठीक ना, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बाबू मोहनजोदड़ो था। तो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। जितने लोगों का आंसर आ रहा है बहुत ही बिल्कुल बहुत ही सही है आप लोगों का, ठीक ना। चलिए ऐसे ही सेशन में बने रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो काम कीजिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी। तो बाबू समुद्रगुप्त की जो तुलना थी वो नेपोलियन से की जाती थी। किससे, नेपोलियन से की जाती थी। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन में देखिए बाबू यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वो उदयन ने किया था। कौन, उदयन। यहाँ उदयन लिखा हुआ है लेकिन वो मिस स्पेलिंग हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग को उदयन होगा, ठीक ना। एक चीज़ बताते हैं बाबू, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन हो गया था। एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और करता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदियों के संगम पर हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछता है तो बाबू वो हो जाएगा आपका गंगा और पुनपुन और सोन नदी, जीपीएस। गंगा, पुनपुन और सोन नदी के संगम पे हुआ है, जीपीएस। जीपीएस समझते हैं ना, जीपीएस। हाँ, गंगा, पुनपुन और सोन नदी के संगम पे जो है कि पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ है, ठीक ना। पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ था और उदयन किया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इंडिका का लेखक कौन था, ठीक ना। इंडिका का लेखक कौन था।
इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था वो? तो इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। आपको बता दें कि जब जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हार गया था, यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार चुका था, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। किसकी शादी? हेलेना की शादी जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और उसी के साथ एक राजदूत भी भेजा था, जिस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जैसे भारत आया, उसने अपने आंखों से जो भी देखा भारत में, जो चल रहे शासन, चल रहे लोगों के बीच जो देखा भारत में, उसको एक पुस्तक में सम्मिलित किया। और उस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका पुस्तक। क्या नाम है? इंडिका पुस्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है। नीचे भी दो ऑप्शन है बाबू, ठीक ना, लेकिन आपका आंसर हमको लगता है कि यहीं पे है, ठीक ना। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मतलब कि मौर्य वंश का संस्थापक या फिर उसका प्रथम शासक कौन था? तो वो था वो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है कि सिकंदर को चले जाने के बाद जो है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि मौर्य वंश का मगध में मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे वो ध्यान दीजिएगा कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है ना। किसके काल में? गुप्तों के काल में। गुप्तों के काल में, जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था, जब जब चंद्रगुप्त प्रथम चल रहा था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहा था, जब समुद्रगुप्त चल रहा था, जब कुमारगुप्त चल रहा था, तो गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो उस समय वो फहान आया था। कौन आया था? फहान आया था। कौन आया था? फहान। ऑप्शन बी विल बी आंसर। लेकिन अगर पूछेगा कि हेनसान किसके शासन काल में आया था, तो हेनसान बाबू हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। लेकिन अगर गुप्त काल के बारे में पूछेगा तो हमारा ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बाबू महाभारत से है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? कैसे कि आप लोगों ने 2 बार लॉकडाउन लगाया, दोनों लॉकडाउन में महाभारत चला गया, सारे बच्चे बच्चियां बड़े बुजुर्ग सभी लोग देखे हैं। तो आप लोग को ये बता देना जरूरी होता है कि गंगा पुत्र किसे कहते हैं। तो गंगा पुत्र बाबू भीष्म को कहा जाता था। किसे? भीष्म को कहा जाता था। ठीक है। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 पे ध्यान देते हैं कि दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? ठीक ना। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? अब यहाँ पे देखिए दुर्योधन की माँ का क्या नाम था। तो उनकी माँ का नाम गंधारी था। क्या था? गंधारी था। जो हमेशा आंख पे अपनी पट्टी बांधी रहती थी ना, धृष्टराज की पत्नी, तो उन्हें ही हम लोग गंधारी कहते हैं, और दुर्योधन की माँ थी। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कालिदास के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे? मतलब कि कालिदास के समय में कौन राजा राज करता था? ठीक ना। तो 16 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16 के जिन बच्चों का आंसर पता है वो लोग जरूर आए। ठीक ना। कालिदास किसके समकालीन थे? ठीक है। कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो हम बता दें बहू कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना, मतलब कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कि विक्रमादित्य के उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक ना। कालिदास कौन थे? 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक ना। कितने बच्चे होंगे जो ऑप्शन सी देते होंगे, लेकिन बाबू ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी विल बी आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? ठीक ना। प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? ठीक ना। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो बता दे बाबू आप लोग को कि मगध, ठीक ना, मगध की जो सबसे पहली राजधानी थी, ठीक ना, मगध की पहली राजधानी वो थी राजगीर। ठीक ना। मतलब कि इसकी प्राचीनतम और पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। फिर उसके बाद से अजातशत्रु के बाद से आपका उदयन आया, तो उदयन ने राजगीर से जो है कि राजधानी ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर दिया, पाटलिपुत्र की स्थापना किया और पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक ना। फिर पाटलिपुत्र के स्थापना के बाद से बाबू पाटलिपुत्र के स्थापना के बाद से जो है कि मगध की राजधानी वैशाली बनाया गया। क्या बनाया गया? वैशाली बनाया गया। लेकिन फिर एक राजा आया जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि फिर उस राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक ना। तो हमारा देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? राजगीर में है। ठीक ना। राजगीर में है। लेकिन फिर भी पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन किया था। ठीक ना। राजगीर के बाद से मेरा पाटलिपुत्र हुआ, पाटलिपुत्र से वैशाली हुआ, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है। तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, ठीक है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तब वो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी आंसर। कौन थे, हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिसेन थे। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे देते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा मगध में। कहाँ था, मगध में। ए विल बी आंसर। उदंतपुरी कहाँ था, मगध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। ये कच लिख दिया गया है बाबू, लेकिन ये होगा कब। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तब उस शक संवत की जो शुरुआत होती है वो 78 ईस्वी से मानी जाती है। कब से, 78, ठीक ना, यानी कि 78 से मानी जाती है। 78 ईस्वी से मानी जाती है। ये संवत क्या होता है बाबू, ये संवत होता है जहाँ से हम लोग डेट अपना शुरू करते हैं गिनना, ठीक ना। तो कई प्रकार के संवत चलते हैं। शक संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है, ठीक है, हिजरी संवत चलता है, ठीक ना। लेकिन अभी सब लोग हम लोग जो है कि इंग्लिश वाला मानते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सब मानते हैं, ठीक है। 21 पे आइएगा, ठीक ना। ये देखिएगा, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, बता दे बाबू कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे जाके बौद्ध धर्म को 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग में बांट दिया गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वर्जयान, ठीक ना। कौन सा, हीनयान, महायान और वर्जयान, ठीक है। तो यही पूछता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक ना। जो जैन धर्म का स्थापना किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक ना। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्या थे, महावीर स्वामी थे, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। तो बाबू आप लोग देर मत कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो लड़के नए आए हैं, ठीक ना, जो लड़के अभी चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ की तैयारी मतलब कि ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। अब तो हम आप लोग के लिए पैड कोर्स भी लेकर चले आए हैं, ठीक ना। पैड कोर्स भी लेकर चले आए हैं जो कि बहुत ही सस्ता है, 499 रुपया, और गरीब और असहाय बच्चों के लिए छूट भी है हमारे पास, ठीक ना। तो आप लोग बिना देरी किए पैड कोर्स ले लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत बढ़िया से कराया जा सके, ठीक है। वो बता दें कि इस वर्ष जो है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है। क्योंकि इस बार क्या होता है कि 11th में, ठीक ना, क्या हुआ था, एक बात बताते हैं आप लोगों को कि 11th में बिना एग्जाम ले सारे बच्चों को पास कर दिया गया। बिना एग्जाम ले सारे बच्चों को पास कर दिया। अब ये सारे बच्चे एक साथ जो है कि क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, 12th के लिए। तो कहीं ना कहीं भीड़ जाता होगा। अब इस भीड़ को कम करने के लिए बिहार बोर्ड जो है कि कड़ाई से इसके साथ एग्जाम लेगा, रिजल्ट में कुछ कमी करेगा। तो यहाँ हमको बचना है, इससे हमको बचना है, ठीक ना। और हमें पार कर जाना है किसी तरह, ठीक है। तो आप लोग पैड कोर्स लीजिए, ठीक ना, ताकि देरी ना हो, ठीक ना। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कर्ण की माता कौन थी, ठीक ना। कर्ण की माता कौन थी। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कर्ण की माता कौन थी, तो कर्ण की माता कुंती थी, ठीक ना। कौन थी, कुंती थी। कौन थी, कुंती थी। आते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन थे, ठीक ना। बाबू यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे संस्थापक नहीं है, यहाँ पे प्रथम है। कौन सा, प्रथम है, ठीक ना। कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव इसके प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक ना। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 का सी विल बी आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, एनुअल एग्जाम के व्यू से तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। नोट कर लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगीर में हुई थी, ठीक ना। किसका हुई थी, राजगीर में हुई थी। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ए विल बी आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन करेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, ठीक है। अगर दूसरा पूछता है कि दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ठीक ना, तो दूसरा बौद्ध संगीति बाबू हम बता दें आप लोग को कि दूसरा आप लोग को पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। चला आते हैं तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, कि
बाबू यहाँ के लिए सॉरी आप लोगों को, जो हमने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, लेकिन द्वितीय के लिए सॉरी, द्वितीय पाटलिपुत्र में नहीं, द्वितीय वैशाली में हुआ था, काला अशोक के समय में, ठीक ना। कब हुआ था? वैशाली में हुआ था, उसके लिए सॉरी आप लोगों को, ठीक ना। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक ना। द्वितीय बौद्ध संगीति बाबू आपको वैशाली में हुआ था, और वैशाली में काला अशोक के समय में हुआ था। किसके? काला अशोक के समय में हुआ था, ठीक ना। काला अशोक के समय हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक ना। कौन था? शिशुनाग वंश का शासक था, वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पेज होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बाबू? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको बता दें कि श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बाबू एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे श्रीनगर लिखा है, यहाँ पे आप लोग को कश्मीर भी डाल सकता है, ठीक ना। क्या? कश्मीर भी डाल सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीए होगा, कश्मीर या फिर श्रीनगर, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। और इसका संस्थापक कौन था, मतलब कि इसको कराया कौन था? तो इसका कनिष्क कराया था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता थी, ठीक ना। तो वैदिक सभ्यता बाबू कौन सी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, या फिर ग्रामीण थी, फिर कोई नहीं, फिर शिकारी? शिकारी तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। क्या थी? वैदिक सभ्यता हमारा बाबू ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे आप लोग को दो क्वेश्चन हम क्लियर करा रहे हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कि ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के सभ्यता थी? तो बाबू हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। नगरीय मतलब कि शहरीय सभ्यता थी। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता पूछे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था, ठीक ना। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का बौद्ध स्तूप बाबू हमने बता दिया आप लोगों को कि सांची का बौद्ध स्तूप अशोक बनाया था। किसने? अशोक। क्या हो जाएगा? 29 का सी विल बी आंसर। किसने कहा था? 29 का सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस किस काल में मिले हैं? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले हैं? तो बाबू आप लोग को बता दें कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। किसके काल में? गुप्त काल में मिले हैं। लेकिन अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जो है कि सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के बाबू यूनानों ने जारी किया था। हिंद यूनान जो है कि जिनको हम लोग इंडो ग्रीक बोलते हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछेगा कि सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो होगा गुप्त काल, ठीक ना। चलिए आपका 30 का ए बी विल बी आंसर। ये क्वेश्चन पे देखते हैं कि किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? देखिए बाबू, दिल्ली में भी दिल्ली सल्तनत क्या करते थे कि राजधानी स्थानांतरित किया करते थे, ठीक ना। तो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से दौलताबाद जो है कि राजधानी अपना स्थानांतरित कर दिया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये कई बार पूछा भी और कई पीडीएफ में हमने कराया भी है आप लोग को कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री बाबू टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ये क्वेश्चन क्यों कराया जाता है बार बार? क्योंकि ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये आपका एनुअल और सेंटअप के एग्जाम से। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। क्या था? टोडरमल था। अगर क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, ठीक ना। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबू बाबर था। कौन था? बाबर था। क्योंकि यह 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत युद्ध लड़ाई लड़के इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 34 नंबर पे, ठीक ना, कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक ना। अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपके पास के ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, चित्तौड़, ठीक ना। तो 34 का क्या हो जाएगा? तो हम बताते हैं बाबू, 34 का हो जाएगा चित्तौड़, ठीक ना। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ पे जो है कि अकबर शासन नहीं कर पाया था। चित्तौड़ पे अकबर शासन नहीं कर पाया था, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर। जितने लोगों का आ रहा है सही है। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में, ठीक ना, उत्तर भारत में जो है कि भक्ति आंदोलन का प्रकार
आरंभ किस संत ने किया था, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा ए, रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने किया था, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का ही यात्री था, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता वो मोरक्को का यात्री था, जो कि घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, ये तो हमने इसको रेट करना ही भूल गया है, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन, ये किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? 38 नंबर, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अब इसके लेखक है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी है इसके लेखक, अल बरूनी है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैप्टन हकीस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज हमारे देश में आने वाले थे, तो सबसे पहले उनका दो कैप्टन हमारे राज दरबार में आए थे, जो कि जहांगीर के समय में आए थे 1608 ईस्वी में। तो अगर जहांगीर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो मारिए। जहांगीर कब आए थे? 1608 ईस्वी में कैप्टन हकीस हमारे जहांगीर के पास आए थे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा बाबू आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, 1527 ईस्वी में, ठीक है ना। 1527 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया था, ठीक ना। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल बता दे कि जहांगीर ने किया था। कौन किया था? जहांगीर ने किया था। 41 का क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पितृदूरा शैली की पहली उदाहरण कहाँ मिलता है? पितृदूरा शैली की जो है कि पहली उदाहरण कहाँ मिलता है? 42 नंबर क्वेश्चन, एकदम न्यू क्वेश्चन है बाबू। तो एतमदौला का मकबरा, कौन सा? एतमदौला का मकबरा जो है कि पितृदौली शैली का बना हुआ है, ठीक ना। पितृदौली शैली का बना हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 43 नंबर के सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, ठीक ना। जो बाबू सिखों के जो गुरु हुए, ठीक ना। सिखों के बाबू 10 गुरु हुए थे, ठीक ना। 10 गुरु इनमें हुआ था। तो 10वें गुरु का नाम क्या था? 43। तो 43 का बता दे बाबू आप लोग को कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे, ठीक ना। जो कि ये सबसे अंतिम गुरु थे, ठीक ना। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, ठीक ना। 44 नंबर, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? 44 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा उसी मेवाड़ की रानी थी। कहाँ की? मेवाड़ की। 44 का सी विल बी आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि चित्तौड़ के, क्वेश्चन देखिएगा वो रेड नहीं कर पाए हैं, कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 45 का हो जाएगा ए, राणा कुंभा ने करवाया था। क्या कौन कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। किसने? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। तो ये बाबू हो जाएगा फिरोज खिलजी ने करवाया था। क्या हो जाएगा? सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन बी विल बी, यहाँ पे बी होना चाहिए, हमने डी रख दिया है, थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि पहली बार सेना में दाग एवं हलिया किसने प्रारंभ की थी? पहली बार सेना में दाग एवं हलिया किसने प्रारंभ की थी? 47 नंबर क्वेश्चन है। तो 47 का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ऑप्शन बी विल बी आंसर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना बाबू आप लोग बता दें कि तुलसीदास ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास ने किया था। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। बाबू एक बार हम फिर आप लोग को याद दिला देते हैं कि अब आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी के लिए, सब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी के लिए और सारे सब्जेक्टिव पीडीएफ में मिलेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए हम लोगों ने पैड कोर्स अवेलेबल किया है, ठीक ना। पैड कोर्स अवेलेबल किया, जैसा कि हम आप लोग को शुरू में बता चुके थे। आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर और इस नंबर पर। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक ना। और स्क्रीन कर लीजिए जिन बच्चों को अगर सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करना है, ठीक ना, ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। केवल ऑब्जेक्टिव से तो मार्क्स लाया नहीं जा सकता। तो सारी पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद से समझा के आप लोगों को पढ़ा के पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। और इसका रुपया मात्र 499 रुपये बाबू, मात्र 499 रुपये पेड कोर्स है। और जो गरीब और असहाय बच्चे हैं, ठीक ना, उनके लिए थोड़ी छूट की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने फिर आप लोग को एक बार याद दिला दिया, ताकि ये भविष्य आपका है, ज़िंदगी आपका है, चयन आप कीजिए कि करना आगे क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आगे फिर देखते हैं 48 के क्वेश्चन नंबर के बाद से।
49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम संत की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिबा में स्थान मिला, ठीक ना। किस मुस्लिम संत की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिबा में स्थान मिला था। तो आपका 49 का बाबू हो जाएगा। 49 का नीचे ऑप्शन है कि ये आप 49 का आपका आंसर है बाबा फरीद की वाणी को। किसके? बाबा फरीद की वाणी को। ऑप्शन बी विल बी आंसर। इनके वाणी को क्या गया था, गुरु ग्रंथ साहिबा के ग्रंथ में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक ना। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो अब सिखों का पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिबा है, ठीक ना। गुरु ग्रंथ साहिबा है, ठीक है। जैसे कि हमारे इस्लाम धर्म में कुरान है, ठीक ना, और हमारे में गीता है, हिंदुओं में गीता है और इस्लाम में कुरान है। और आप बताते हैं कि सिखों में गुरु ग्रंथ साहिबा है और ईसाई में बाइबिल है। तो ये गुरु ग्रंथ आपका सिखों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो ये सारे वीडियो, ठीक ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बाबू कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा गया, ठीक ना। और कितने लड़के पीडीएफ लेना चाहते हैं, कितने लड़के पैड कोर्स लेना चाहते हैं, वो लोग कमेंट कीजिए और जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक ना। और बाबू आप जल्दी से जल्दी पैड कोर्स से ले लीजिए ताकि आपको ही सहूलियत हो पढ़ाई करने में और आप लोग ही बहुत जल्दी से तैयारी कर सके, ठीक ना। क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, मात्र जो कि है कि 130 या 20 दिन बचा हुआ उसमें तैयारी कर लेना है, 3 या 4 माह बचा हुआ उसमें तैयारी कर लेना है। तो सोच आपकी है, रिजल्ट आपका आपके हाथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही साथ बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।